नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में कक्षा 12 की चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मूल या मुख्य रंग या फिर प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 2009 में ये प्रश्न आया है। तो चाहे आप मूल रंग कहिए या फिर मुख्य रंग कहिए या प्राइमरी कलर्स कहिए या फिर कहिए प्राथमिक रंग, तो सारी एक ही चीज़ें हैं। तो मूल रंग कितने होते हैं? मूल रंगों की संख्या 3 है और कौन कौन से हैं? लाल, पीला और नीला। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला है प्रश्न संख्या 2, गौड़ रंग यानी कि सेकेंडरी कलर्स कितने होते हैं? और गौड़ रंगों को ही द्वितीयक रंग भी कहते हैं। तो गौड़ रंग या फिर द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? तो आप ध्यान रखिए, जिस प्रकार से मूल रंग 3 होते हैं उसी प्रकार से द्वितीयक रंग भी 3 ही होते हैं। और द्वितीयक रंग होते कौन से हैं? तो समझिए यहाँ पर, मूल रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग गौड़ रंग कहलाते हैं। यानी प्राथमिक रंगों को ही आपस में मिलाकर हमें सेकेंडरी कलर्स या फिर द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। जैसे आपके मुख्य रंग कौन कौन से थे? लाल, पीला और नीला। आप समझिए यहाँ पर, लाल और पीला ये आपके प्राथमिक रंग हैं और इनको मिलाने से बनता है नारंगी। तो नारंगी कैसा हुआ? द्वितीयक रंग। और इसी प्रकार से पीला और नीला ये प्राथमिक रंग है, इसको मिलाने से बनता है हरा रंग। तो हरा कैसा हुआ? द्वितीयक रंग। फिर नीला और लाल ये आपके प्राथमिक रंग हैं, इनको मिलाने से बनता है बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग कैसा हुआ? द्वितीयक रंग या फिर गौड़ रंग। तो आपको ये रटने नहीं हैं, समझ लीजिए कि किस प्रकार से द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और 2007 में ये आया भी है। तो आप ध्यान रखिए कि ओस्टवाल्ड का जो रंग चक्र है उसमें 8 रंग हैं। कितने रंग हैं? 8 रंग हैं। कौन कौन से हैं? तो पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी और गहरा हरा तथा धानी। तो ये आपका हो गया ओस्टवाल्ड का रंग चक्र, जिसमें 8 रंग हैं, आपको ध्यान रखना है और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, गर्म रंग कौन से होते हैं? गर्म रंग कौन से होते हैं? तो लाल, नारंगी, पीला और बैंगनी ये कैसे रंग हैं? गर्म रंग हैं। अब आपको ये प्रश्न रटने नहीं हैं। कैसे आप याद रखेंगे कि गर्म रंग कौन से होते हैं? तो ऐसे रंग जो आग और सूरज के समीप होते हैं, यानी उसमें पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? लाल रंग। तो सॉरी, गर्म रंग। तो सूरज को आप देखिए, वो कैसा दिखता है? लाल भी दिखता है, नारंगी भी दिखता है और नारंगी पीला मिक्स भी दिखता है। तो ये सारे रंग कैसे हुए? आपके गर्म रंग। फिर अगला प्रश्न है 5 नंबर, ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पर, नीला, आसमानी हरा, हरा और धानी ये सब कैसे हैं? ठंडे रंग हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ऐसे रंग जो पानी और बर्फ़ के निकट होते हैं ठंडे रंग कहलाते हैं। जैसे आप पानी और बर्फ़ को अगर बहुत दूर से देखेंगे तो वो हल्के नीले रंग के ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए सबसे ठंडा रंग नीला है और नीले से ही दूसरे ठंडे रंग बनाए जाते हैं। जैसे आसमानी, इसमें भी नीला रंग है, हरा, उसमें भी नीला रंग है। अभी आपको बताया गया है कि पीले और नीले को मिक्स करने से हरा बनता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे ठंडा रंग हरा है या फिर नीला है। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि सबसे ठंडा रंग कौन सा है? नीला। अगला प्रश्न यहाँ पर, तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिए, काला और सफ़ेद ये कैसे रंग हैं? तटस्थ रंग हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। फिर अगला प्रश्न है 7 नंबर, आलेखन किसे कहते हैं? तो समझिए यहाँ पर, किसी धरातल को सउद्देश्य से अलंकृत करने वाली विशिष्ट विधा को आलेखन कहते हैं। मतलब किसी उद्देश्य को लेकर
किसी धरातल को अलंकृत करना क्या कहलाता है? आलेखन। फिर अगला प्रश्न है 8 नंबर। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो समझिए यहाँ पर आलेखन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। अब एक एक करके चारों को समझिए। प्राकृतिक आलेखन, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा आलेखन जिसमें प्रकृति का संयोजन हो, यानी फूल, पत्ती, कलियां, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो कहलाता है प्राकृतिक आलेखन। फिर अलंकारिक आलेखन। अलंकारिक का मतलब है जिसमें अलंकरण बहुत ज़्यादा हो, यानी सजावटी काम बहुत ज़्यादा हो, तो वो है अलंकारिक आलेखन। तीसरा है ज्यामितीय आलेखन। तो ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करके जो आलेखन बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं ज्यामितीय आलेखन। जैसे कि ये गोला हो गया, त्रिभुज हो गया और आपका आयत हो गया। इस तरीके की जो आकृतियाँ हैं इनको संयोजित करके जो आलेखन बनाया जाता है उसे कहते हैं ज्यामितीय आलेखन। फिर चौथा है सूक्ष्म आलेखन। तो तीनों प्रकार के आलेखनों का उपयोग करके जो आलेखन बनता है, यानी प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन और ज्यामितीय आलेखन, तीनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? सूक्ष्म आलेखन। फिर अगला प्रश्न है 9 नंबर। प्राकृतिक आलेखन किसे कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि फूल, पत्तियों और कलियों के संयोजन से जो आलेखन बनता है उसे कहते हैं प्राकृतिक आलेखन। फिर अगला प्रश्न है 10 नंबर। आलेखन की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो ध्यान रखिए, आलेखन की गुणवत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लयात्मक सुंदर रेखांकन। यानी जो आप रेखांकन करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रेखांकन होना कैसा चाहिए? लयात्मक, यानी रेखांकन में लय होनी चाहिए। जैसे आप कोई फूल बना रहे हैं तो इस तरीके से कमल का फूल ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर इसकी लाइन जो नीचे की कली होती वो आपने सीधी खड़ी कर दी ऐसे, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें अगर आप ऐसे लय बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वही है लयात्मक सुंदर रेखांकन, ये आलेखन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है विरोधी रंग युग्म कौन सा होता है? तो विरोधी रंगों को पूरक रंग भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विरोधी रंग युग्म ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में आमने सामने के रंगों को कहते हैं। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में जो आमने सामने के रंग होते हैं उनको एक दूसरे का पूरक और विरोधी कहते हैं। जैसे लाल का विरोधी हरा होता है, नारंगी का आसमानी होता है। अब यहाँ पर हम एक साधारण वर्ण चक्र को ले रहे हैं, ये आपका ओस्टवाल्ड का नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में 8 रंग होते हैं, लेकिन इसमें कितने हैं? 6 हैं। ये आपका साधारण वर्ण चक्र है। अब यहाँ पर देखिए, और इसी से प्रश्न आएंगे, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर रेड आपका कैसा है? प्राइमरी रंग है, यानी प्राथमिक है। ब्लू आपका ये भी प्राइमरी रंग है, यानी प्राथमिक है। और येलो ये भी आपका प्राथमिक है। अब प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक बनते हैं। जैसे लाल और पीले को मिलाया तो नारंगी बन गया, लाल और नीले को मिलाया तो वायलेट बन गया, यानी बैंगनी। और पीले और नीले को मिलाया तो कौन सा बन गया? हरा। आप समझिए यहाँ पर जो आमने सामने के रंग इसमें हैं, जैसे लाल के सामने कौन सा है? हरा, तो लाल का विरोधी हरा या फिर हरे का विरोधी लाल। ऐसे नारंगी के सामने कौन सा है? ब्लू, ठीक है, यानी नीला, तो नारंगी का विरोधी नीला हो गया या नीले का विरोधी नारंगी। ऐसे पीले के सामने कौन सा है? बैंगनी, तो पीले का विरोधी बैंगनी हो गया या बैंगनी का विरोधी पीला। और ये जो वर्ण चक्र है इसे आप ध्यान रखिए कि किसके सामने कौन सा रंग है, ठीक है, इससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आगे समझिए सहसंयोजी रंग युग्म किसे कहते हैं? सहसंयोजी रंग युग्म किसे कहते हैं? तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में पास पास वाले रंगों को सहसंयोजी रंग युग्म कहते हैं, जैसे नारंगी और लाल। अब सहसंयोजी क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर सहसंयोजी यानी जो पास पास होते हैं। जैसे लाल के पास में कौन है? नारंगी, तो ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के सहसंयोजी। और नारंगी के पास में कौन सा है? येलो, यानी पीला, तो नारंगी और पीला ये कैसे हुए? सहसंयोजी। इसी प्रकार से पीले के पास में कौन सा है? हरा, तो ये कैसे हुए? सहसंयोजी, ठीक है। तो जो पास पास वाले रंग होते हैं वर्ण चक्र में वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी। अगला प्रश्न है
किस रंग के समावेश से टिंट बनता है? समावेश यानी मिलाने से। तो सफ़ेद, सफ़ेद रंग को जब आप किसी भी रंग में मिलाएंगे तो आपको क्या मिलता है? टिंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर ये पूछा जाए कि किस रंग को मिलाने से शेड प्राप्त होता है, शेड, ठीक है, तो आप क्या सही करेंगे? काला, शेड, ये। फिर अगला प्रश्न है, एकाकी रंग संगति कितने रंगों का प्रयोग होता है? एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो एकाकी का मतलब होता है एक, यानी किसी एक रंग की विभिन्न तानों द्वारा अगर हम किसी चित्र को पूरा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एकाकी रंग योजना। तो एकाकी रंग योजना में केवल एक रंग का ही प्रयोग होता है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, ज्यामितीय आलेखन में किस प्रकार की रचनाओं का प्रयोग होता है? तो अभी आपको बताया गया था कि ज्यामितीय आलेखन क्या होता है, जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाए वो ज्यामितीय आलेखन। तो ज्यामितीय आलेखन में ज्यामितीय आकारों का प्रयोग होता है। फिर अगला प्रश्न है, षटभुज के आकार के आलेखन कहाँ प्रयोग करना उचित रहता है? षटभुज यानी जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, तो इस प्रकार के आलेखन कहाँ बनाएंगे? केंद्र में। ठीक है, कहाँ बनाएंगे? केंद्र में। फिर अगला प्रश्न है 17 नंबर, वस्त्रों की छपाई के लिए किस प्रकार के आलेखन का प्रयोग होता है? वस्त्रों की छपाई के लिए संपूर्ण आलेखन का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, अलंकारिक आलेखन किसे कहते हैं? तो जिस आलेखन में अलंकारिक फूल, पत्तियों और कलियों का प्रयोग होता है उसे अलंकारिक आलेखन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ही अलंकारिक लगा दिया गया है, यानी सजावटी फूल, सजावटी पत्तियाँ हों जिसमें बहुत सारी चीज़ें अलग से लगाई गई हों, वो नेचुरल ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? अलंकारिक आलेखन। फिर अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। नेक्स्ट है, कोने के आलेखन में किस आकृति का प्रयोग करना चाहिए? तो कोने के आलेखन के लिए हमेशा त्रिभुजाकार आलेखन का प्रयोग उचित रहता है, ठीक है, क्योंकि कोना कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप त्रिभुजाकार आलेखन का मतलब त्रिभुजाकार आकृति का अगर प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर अगला प्रश्न, सुंदर आलेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? कलात्मक प्रवाहमयी रेखाएं, सुंदर आकार और आकर्षक रंग योजना सुंदर आलेखन की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, आलेखन का जो ट्रेसिंग कौन सी पेंसिल से करनी चाहिए? आलेखन की जब ट्रेसिंग करते हैं तो कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? तो वो आपकी है 2B। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी पेंसिल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, वरना जो आपकी रेखाएं हैं वो मोटी हो जाएंगी, जिससे आप समझ नहीं पाएंगे कि जो चित्र आप बना रहे हैं वो कहाँ से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, आलेखन बनाते समय किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो ब्रश तो आप आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं, जैसे धरातल के लिए 5 नंबर का ब्रश, क्योंकि उसमें बड़ा काम करना होता है, और आकारों में 3 नंबर का ब्रश, बारीक काम अगर करना है तो 1 नंबर का ब्रश। फिर अगला प्रश्न है 24 नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ललित कलाएं कौन सी होती हैं? ललित कलाएं 5 होती हैं, कौन सी? काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है, उपयोगी कलाएं क्या हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी कलाएं जिनका उपयोग दैनिक जीवन में हो, उपयोगी कलाएं हैं। जैसे बढ़ईगिरी हो गई, बढ़ई जो भी सामान बनाता है वो दैनिक जीवन में ही उपयोग होता है, जैसे तखत, दरवाजे, कुर्सियाँ, ये सारी क्या हैं? दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं। तो बढ़ईगिरी क्या हो गई? उपयोगी कला। अगला प्रश्न है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो ध्यान रखिए, अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। अगर कहीं पर 29 लिखा है और ऑप्शन में आपका 30 भी है तब आप 30 सही करेंगे, अगर ऑप्शन में 30 नहीं है तब आप 29 सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है? तो राजस्थानी चित्रकला हिंदू धर्म पर आधारित है। राजस्थानी चित्रकला में जो भी आकृतियाँ बनाई गई हैं वो सभी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि हिंदू राजा थे तो उन्होंने अपने अनुसार काम करवाया है। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसने लिखा? मेघदूत किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कालिदास की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिंदी का प्रश्न है, ड्राइंग में क्या कर रहा है?
तो ध्यान रखिए कि मेघदूत से संबंधित बहुत सारे चित्र भी बने हैं, इसीलिए यहाँ पर मेघदूत पुस्तक पूछी गई है कि ये किसकी है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? तो कौन है? निहाल चंद। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? निहाल चंद। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला है बंगाल शैली का विकास किस प्रांत में हुआ? तो नाम ही है बंगाल शैली, तो कहाँ होगा? बंगाल प्रांत में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक कौन था? मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक कौन था? अब समझिए यहाँ पर, इसका आंसर है जहांगीर। जो मुगल चित्रकला है कई सारे राजाओं के समय चली, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा काम कहाँ पर हुआ है? जहांगीर के समय में। तो ये ध्यान रखिएगा, जहांगीर एक कला प्रेमी राजा था। फिर अगला प्रश्न है, जोगी मारा के चित्र किस प्रकार के हैं? तो जोगी मारा के जो चित्र हैं वो भित्ति चित्र हैं। भित्ति का मतलब होता है दीवार, दीवार या फिर आप छत भी कह सकते हैं। तो जोगी मारा के चित्र छत में बने हैं, इसलिए ये भित्ति चित्र हैं। फिर अगला प्रश्न है 34 नंबर, राजपूत कला किस राज्य में विकसित हुई? तो राजपूत कला राजस्थान राज्य में विकसित हुई, और राजपूत कला को ही राजस्थानी कला भी कहते हैं। राजस्थान के जो राजा हैं उनको राजपूत राजा कहते थे, इसीलिए यहाँ की कला को राजपूत कला कहा गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? तो ध्यान रखिए, महाभारत में चित्रलेखा नामक चित्रकार का नाम आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? तो पहाड़ी चित्रकला कहाँ पर चली? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिए, राजा संसार चंद्र। पहाड़ी चित्रकला के सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन है? संसार चंद्र। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ध्यान रखिए, अबुल हसन। अगर अबुल हसन ऑप्शन में ना आए तब आप मंसूर को सही कर सकते हैं, वैसे आप अबुल हसन को ही सही करेंगे, और ये प्रश्न कई बुकों में गलत भी दिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? यानी ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ध्यान रखिए, ये केरल के थे। केरल के त्रिवेंद्रम नामक स्थान है वहाँ के। अगला प्रश्न है 40 नंबर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी जानते हैं, 7 रंग। और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये अंतिम प्रश्न था। तो आज के लिए यहीं तक, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। और बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।